हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। यूनिट 4 टॉपिक 3 पार्ट वी। इसमें हम लॉज और रेगुलेशंस जो पैकेजिंग से रिलेटेड है उनके 20 एमसीक्यूज़ को हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पैकेजिंग से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, अंडर लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स 2011 द डिक्लेरेशन ऑफ बेस्ट बिफोर इज। बेस्ट बिफोर ये आपने लिखा हुआ देखा होगा कई खाने के प्रोडक्ट्स पे। कह रहा है कानूनी माप विज्ञान पैकेज कमोडिटीज़ जो कि नियम 2011 में बने उनके अंतर्गत बेस्ट बिफोर का उल्लेख किन खाने के पैकेट्स पे किया था। मैंडेटरी फॉर ऑल फूड पैकेज, ऑप्शनल फॉर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, रिक्वायर्ड ओनली फॉर इम्पोर्ट्स या फिर नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी प्रोडक्ट। ये सिंपल सवाल है भैया, मैंडेटरी फॉर ऑल फूड पैकेजेस। लेकिन आपसे सवाल अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दो चीज़ें आपने देखी होंगी, एक लिखा रहता है मेरे भाई बेस्ट बिफोर, ठीक है, और फिर यहाँ पे डेट लिखी रहती है। इसके बाद आपने एक लिखा होगा एक्सपायरी डेट, ठीक है, यहाँ लिखा रहता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बेस्ट बिफोर डेट का मतलब है ऐसी तारीख जिसके बाद खाना खाने योग्य तो रहेगा लेकिन उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट, उसकी अरोमा, उसकी न्यूट्रिशंस वो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसको खाने के बाद हम मरने वाले नहीं है, हमें कोई इन्फेक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन एक्सपायरी डेट का मतलब सिंपल है, इसकी डेडलाइन। इस डेट के बाद अगर आपने खाया तो कुछ भी हो सकता है, तो उसकी गारंटी खाना बनाने वाली कंपनी की नहीं है। फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आपने आंखें होते हुए भी उसको देख के नहीं पढ़ा। आप याद रखेंगे बेस्ट बिफोर तो सारे खाने के प्रोडक्ट्स पे इसको होना चाहिए। ये लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल 2011 और FSSAI लेवलिंग रेगुलेशंस दोनों में ही अनिवार्य होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने बिस्किट का पैकेट उस पर लिया और उस पर लिखा हुआ है आपका कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि जिस डेट को मैन्युफैक्चर इसको किया गया है उससे 6 महीने के भीतर भीतर इसको आप इसको खा सकते हैं, यानी कि 6 महीने तक आप इसको खा सकते हैं। कैसा 7 महीने हो गए तो खा सकते हैं, खा तो सकते हो सकता है सीलन हो जाए उसमें, हो सकता है उसका टेस्ट या उसमें कोई गंदी स्मेल आने लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिस्कुट को खाने के बाद हमें कोई हेल्थ रिलेटेड कोई बहुत बड़े इश्यूज़ हो जाएंगे। तो याद रखना ऐसी चीज़ें, ये बेस्ट बिफोर यूज इसी के लिए होता है, ठीक है। तो आसान है, बाकी इसके अलावा चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे कि विच सेक्शन ऑफ FSSA 2006 यानी 2006 स्पेसिफिकली डील्स विद पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस। कह रहा है FSSA, ये FSSAI नहीं है, ठीक है। ये 2006 में FSA तो एक एक्ट है, उसकी कौन सी धारा विशेष रूप से पैकेजिंग और लेबलिंग इनके नियमों से संबंधित है, बता दो। सबसे पहले तो FSA जो एक्ट है ये 2006 में आया, इतना याद रखेंगे। ये इंडिया का अम्ब्रेला लॉ कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? फूड सेफ्टी के लिए। सिंपल है मेरे भाई, याद रख लेना, यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है, बोल देगा सिंपल कि इंडिया में फूड सेफ्टी से रिलेटेड लॉ जिसको अम्ब्रेला लॉ बोलते हैं इनमें से कौन सा है। तो क्या बोलते हैं इसको मेरे भाई? अम्ब्रेला लॉ, LAW, ठीक है। कौन सा? 2006 FSA एक्ट को ही हम इसको बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो सेक्शन 23 से रिलेटेड हो जाएगा। पैकेजिंग और लेबलिंग को रेगुलेट करना ही इसका काम है। इसमें रूल्स होते हैं जैसे उसकी आइडेंटिटी, नेट कंटेंट, मैन्युफैक्चरर की डिटेल, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें सारी चीज़ें होना, MRP डिक्लेयर होना, उस पर एक्सपायरी डेट लिखा रहना, बेस्ट बिफोर लिखा रहना। ये पैकेजिंग पर लेबलिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें आप देखते हो उस पर याद रखना FSSAI का लोगो होना अनिवार्य है। इसका मतलब हो जाएगा कि FSSAI के जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग पैकेजिंग वगैरह सारी चीज़ों का ध्यान इसमें रखा गया है, ठीक है मेरे भाई। पे वेज और नॉन वेज ये सारी चीज़ें, फोर्टिफाइड फूड, ये सारी पैकेजिंग वगैरह पे डिटेल होनी चाहिए, ये इसका मेन काम रहता है, ठीक है। बाकी अगर 16 अगर सेक्शन आपसे पूछ लेता तो आप बता देना सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, इसको याद मत करना। 42 की बात पूछ लेगा, ये आपके काम का है। फूड सेफ्टी ऑफिसर जब आप बन जाएंगे तो आप सेक्शन 42 इसी के अंतर्गत आप उसकी सैम्पलिंग लेंगे और उसके खाने को एनालाइज करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर सही नहीं पाया गया तो आप उस पर पेनल्टी लगा देंगे, और वो किस सेक्शन में लगाएंगे? 57 के थ्रू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट हाउ शुड द न्यूमरल्स इन वेट डिक्लेरेशन बी प्रिंटेड। बहुत अच्छा सवाल है। कानूनी माप विज्ञान अधिनियम के अनुसार जो वजन लिखा जाता है आपके खाने पे कि कितना है, वो कैसे होना चाहिए, कितने mm की हाइट में होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 mm हाइट, सीधा सिंपल सवाल है, समझने की कोई बात नहीं है, फैक्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखना जो लीगल ये जो मेट्रोलॉजी एक्ट है ये आया था 2009 में, ये भी आपसे पूछ ले तो बता देना, ठीक है। इसका मतलब एक ही है कि कंज्यूमर को क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए सारी चीज़ों की जो उसमें है, ठीक है। तो न्यूमरल्स की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए मेरे भाई? 2 mm होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड पैकेज नियम है उनके, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं।
अकॉर्डिंग टू FSSAI द मिनिमम फॉन्ट साइज ऑफ न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन पैकेज फूड। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। FSSAI के अनुसार पैकेज फूड पे पोषण संबंधी उसमें आपने कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एडेड शुगर, बाकी सारी चीज़ें, प्रति कितने ग्राम पे कितना आपको मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो आप वहाँ पे लिखोगे वो इतनी छोटी मत लिख देना कि कोई व्यक्ति उसको पढ़ ही ना पाए। ठीक है, उसको एटलीस्ट 2 mm का यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, आपसे पूछ ले सर MRP ये कितनी mm में होना चाहिए, ये भी 2 mm में ही होना चाहिए। ठीक है, सारी डिटेल्स याद रख लेना। अच्छा, एक चीज़ याद रख लेना, FSS जो इसके जो लेवलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशंस जो है ये 2020 के नियम अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले ये 2011 के नियम हुआ करते थे। ठीक है, तो फॉन्ट साइज इसमें कितना होना चाहिए मेरे भाई, 2 mm का होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कैलोरीज लिख दी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लिख दिया, शुगर लिख दिया, सोडियम लिख दिया, ये सारी की सारी चीज़ें डिक्लेयर जो आप कर रहे हो कंपलसरी है कि 2 mm में एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। द पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया मस्ट कन्फर्म टू विच BIS स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड के नाम होते हैं मेरे भाई BIS स्टैंडर्ड। ये कितना होना चाहिए, तो इसको याद रख लेना मेरे भाई, ये होना चाहिए 14543 IS स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड, IS का मतलब इंडियन, S का मतलब स्टैंडर्ड, तो ये होना चाहिए आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इस देखो सिंपल समझ लो थोड़ी सी चीज़, पैकेज जो ड्रिंकिंग वाटर रहता है वो IS स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, 14543 का। ठीक है, कभी आप पानी की बोतल पे अगर देखेंगे तब आपको ऐसे ही IS लिखा हुआ दिखेगा 14543 और 2004 इस तरह से, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है मेरे भाई, बाकी अगर आपसे पूछ ले कि नेचुरल जो मिनिमम, अच्छा अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये तो आपने बता दिया, नेचुरल अगर मिनरल वाटर के बारे में अगर बोल दे कि उसका IS स्टैंडर्ड ये कितना होना चाहिए, तब आप बताएंगे 13428 मिनरल वाटर के लिए होना चाहिए। ठीक है, वाटर क्वालिटी चेक करना, वाटर क्वालिटी चेक ये माइक्रोबायोलॉजिकल, टॉक्सिक सब्सटेंस, पेस्टिसाइड्स, ये सब टेस्ट इसमें किए जाते हैं वाटर क्वालिटी का चेक करने के लिए। ठीक है, अदर ऑप्शंस जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 1050, ये किसके लिए है, ये नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर होता है जो म्यूनिसिपल, आप अगर किसी शहर में रहते हैं तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो आपको करता है, आपकी नगर पंचायत, नगर निगम जहाँ भी आप रहते हैं वो जो पानी सप्लाई करते हैं उसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। और इसके अलावा और भी है क्या कोई, 14211 और 9873, ये खाने से रिलेटेड असल में है ही नहीं, पता नहीं क्यों यहाँ पे इसमें आ गए हैं। ये तो टॉयज़ वगैरह जो रहते हैं ना उनके लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये कोई मतलब के नहीं हमारे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एज पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 मल्टीलेयर प्लास्टिक्स दैट आर नॉन रिसाइकेबल मस्ट बी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार गैर पुनर्चक्रणीय मल्टीलेयर प्लास्टिक को क्या करना है मेरे भाई, परमिटेड विद वार्निंग लेवल, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड पूरी तरह से प्रतिबंध कर देना है, अलाउड फॉर एक्सपोर्ट पैकेजिंग निर्यात पैकेजिंग के लिए अनुमति देनी है, अलाउड ओनली फॉर फार्मा पैकेजिंग। बताओ, अच्छा सवाल है। ऑप्शन बी हमारा सवाल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। और ये जो प्रतिबंध होता है किसके तहत होता है, ये होता है मेरे भाई बैन अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इसके अंतर्गत इसको होता है ना। याद रखना इसको, अभी 2021 में अमेंड भी किया गया था, अगर कहीं 21 लिखा हो तो यही है वो। और इस पर EPR भी लागू हो जाता है। EPR का मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो बना रहा है इसको उसकी भी इसमें चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ऐड हो जाती हैं। अदर ऑप्शंस में देख लो, कोई हमारे काम के यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। विच लेवलिंग रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफिक टू इरेडिएटेड फूड्स इन इंडिया। भारत में विकिरणित खाद्य पदार्थों के लिए कौन सी लेवलिंग लेवलिंग आवश्यकता होती है विशेष रूप से। ठीक है, ग्रीन डॉट, रेड्यूरा सिंबल, या फिर रेड ट्राइंगल, या फिर BIS मार्क। तो बताओ, बहुत अच्छा है, इसको हम पढ़ चुके हैं, रेड्यूरा सिंबल इसमें होना चाहिए। समझा देता हूँ। देखो फूड इरेडिएशन में आप जानते हो मेरे भाई, यहाँ पे हम गामा रेज का, एक्स रेज का और इलेक्ट्रॉन जो बीम्स रहती हैं उनका यूज करते हैं बैक्टीरियाज को किल करने के लिए। ठीक है, जब आप लेबलिंग देखते हो उसके खाने की जो पैकेट देखते हो उसमें याद रखना रेड्यूरा सिंबल लाना रहता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे, भाई मैंने खुद नहीं देखा है कि कैसे बना होता है ना, इसीलिए यहाँ पे ये भी मैंडेटरी किया गया है कि ये सिंबल तो बनाना ही बनाना है। इसके अलावा आपको एक लाइन और लिखनी है जहाँ पे आप लिख देंगे कि प्रोसेस्ड बाय इरेडिएशन मेथड। अब ये लाइन तो हम पढ़ ही लेंगे, जहाँ ये लिखा हो और इसके ऊपर जो सिंबल बना हो उसी को आप देख लेना कि ये रेड्यूरा जो सिंबल है वो यही है। ठीक है, ग्रीन डॉट आप जानते हो ये वेजिटेरियंस के लिए है। BIS मार्क ये तो क्वालिटी के लिए होता है। वहीं पे ये जो रेड ट्राइंगल या फिर रेड ट्राइंगल बना हुआ है या फिर ब्राउन डॉट बना है तो ये नॉन वेज के लिए रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ नेट क्वान्टिटी ऑन पैकेज फूड
अट्रैक्ट्स पेनल्टी अंडर। पैकेज्ड खाद्य पर शुद्ध मात्रा का उल्लेख अगर आपने नहीं किया है तो किसके अंतर्गत आपको दंड मिल सकता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, या फिर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, या फिर BIS मानक जो एक्ट BIS मानक है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो सिंपल सवाल है, ऑप्शन बी हो जाएगा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, इसके अंतर्गत आपको मिल सकता है। नेट क्वांटिटी आपको लिखना ही लिखना है, उस पर कितने पैसे आप दे रहे हो, आपको कितना मिल रहा है ये बताना ही पड़ेगा जो कंपनी है। तो नेट क्वांटिटी मैंडेटरी अंडर लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स। ठीक है मेरे भाई, अगर डिक्लेयर नहीं किया गया है ना तो पेनल्टी है, फाइन है, प्रोसिक्यूशन तक हो सकता है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये दिखाता है कि इसका काम होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट रहता है, ये होर्डिंग्स को या फिर जो लोग रख लेते हैं ना कि अभी आप उन्होंने देखा कि किसी चीज़ की बहुत किल्लत हो रही है, उसको और स्टोर कर करके कम पैसों में रख लेना, फिर उसको महंगा बेचना, है ना, उन चीज़ों के लिए होता है। BIS ये तो केवल स्टैंडर्ड है, हमारे काम का यहाँ पे नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं मेरे भाई। कह रहा है आपसे विच इंटरनेशनल बॉडी सेट्स द कोडेक्स स्टैंडर्ड्स फॉर फूड लेवलिंग एंड पैकेजिंग। कौन सी संस्था निर्धारित करती है? WHO, FAO, कोडेक्स। सिंपल तो है, कोडेक्स, यहाँ पे भी कोडेक्स, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो जॉइंट बॉडी होती है FAO प्लस WHO। ठीक है, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स क्या हैं? ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर फूड सेफ्टी, पैकेजिंग और लेवलिंग, है ना। देखो समझो, ये जो कोडेक्स है ना, ये कमीशन, इसके द्वारा जितने भी पैकेजिंग लेवलिंग के रूल्स बनाए गए हैं फूड सेफ्टी के लिए, ये ग्लोबली स्टैंडर्ड इनको माना जाता है। ठीक है, बस इतना सा आप याद रखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। ये मैंने आपको बताया कि WHO ये है और FAO, ये इंडिविजुअल इस काम को नहीं करते हैं। बाकी WTO की बात करेंगे तो ये ट्रेड लॉज वगैरह बनाता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के उससे रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। द ग्रीन एंड ब्राउन डॉट सिस्टम ऑन फूड पैकेजिंग इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर। बताइए, चलो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। भारत में't पैकेजिंग पे जो हरे और भूरे बिंदु रखे रहते हैं प्रणाली के अधिनियम के तहत शुरू की गई थी, बताओ। तो ये हो जाएगा मेरे भाई PFA एक्ट 1954। ठीक है, तो कहाँ है आंसर? अच्छा, ये ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना वेजिटेरियंस के लिए ये ग्रीन हो जाएगा, ये वेज के लिए, और भूरा ये हो जाएगा नॉन वेज के लिए, ब्राउन डॉट। ठीक है, इसको आप याद रख लेना। अब याद रखना, ये शुरू तो इसके द्वारा किया गया था, लेकिन अब बाद में ये जो सिस्टम है FSSAI के अंडर अब ये आ गया है, वो इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, चलो बाकी लीगल मेट्रोलॉजिकल ये रेलेवेंट है, यहाँ पे हमारे काम का नहीं है। FSSAI 2006 इस सिस्टम को कंटिन्यू किया है, इस सिस्टम ने तो इसको कंटिन्यू किया है, इंट्रोड्यूस इसने नहीं किया, इंट्रोड्यूस इसने किया है। ठीक है, FSSAI अब इसी के अंडर इसको यूज करता है। BIS तो स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। फॉर इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स विच एक्ट प्रिस्क्राइब्स स्पेशल लेवलिंग रिक्वायरमेंट्स। शिशु, छोटे बच्चे, उनके दूध विकल्पों के लिए विशेष लेवलिंग की आवश्यकता होती है, किस अधिनियम में इसको किया गया है? इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट, बताइए। तो ऑप्शन ए ही है, यहाँ पे लिखा है इन्फेंट भी लिखा है, मिल्क भी लिखा है, यही हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आपसे पूछा जाएगा, 1992 में ही आया था। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए एक्ट बनाया गया था। पहली चीज़ तो ये याद रख लो, जो माएँ जो किसी कारणवश अपने शिशु को अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं, ठीक है, तो उनके लिए मार्केट में ये दूध के पैकेट्स ये इस तरह से सब्सटीट्यूट के रूप में आते हैं, उनको भी पिलाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, एक लाइन लिखना बहुत कंपलसरी है, उसको जान लो। वहाँ लिखा रहता है कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी। ठीक है, ये लाइन लिखना कंपलसरी होता है। और फिर आप अगर कोई माँ दूध नहीं पिला सकती किसी कारणवश, तो वो इस सब्सटीट्यूट के रूप में बच्चे को ये दूध पिला सकती है, लेकिन उस पर ये लाइन लिखा होना जरूरी है। कोई भी मिसलीडिंग फोटो बेबी मदर टाइप की उस पर नहीं लगानी है, सिंपल उस पर केवल ये लाइन लिखी होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। द पनिशमेंट फॉर मिस ब्रांडिंग ऑफ पैकेज्ड फूड अंडर FSSAI 2006 में एक्सटेंड अप टू। क्या कह रहा है? FSSAI 2006 के अंतर्गत पैकेज फूड की अगर भ्रामक ब्रांडिंग आपने कर दी है कि आपको इसको खाती पंख अंग निकल आएंगे, तो दंड कितने तक हो सकता है ये बताना है आपको, पेनल्टी। तो आंसर, ठीक है, तो 1 लाख रुपए तक आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। जैसे मिस ब्रांडिंग आपने लिख दी, गलत आपने लेबलिंग लिख दी, जैसे आपने लिख दिया शुगर फ्री और चेक करने पे पता चला कि इसमें तो भर भर की शुगर है, तो पेनल्टी आप पे 1 लाख रुपए तक मेरे भाई लगाई जा सकती है। ठीक है,
जो यहाँ लिखा है 5 लाख, ये 5 लाख अगर पूछ ले तो एडल्ट्रेशन केसेस होते हैं कुछ, अगर वो होते हैं तो फिर 5 लाख तक की पेनल्टी आप पे लग सकती है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिक्लेयरिंग एमआरपी अंडर लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स, निम्नलिखित में से किसे कानूनी माप विज्ञान नियमों के तहत एमआरपी घोषित करने से छूट है? बताइए। पैकेज फूड, एक्सपोर्ट पैकेजेस, बोटल्ड वाटर, रेडी टू ईट फूड्स, बताइए। तो याद रखना मेरे भाई, ऑप्शन बी यहाँ पे आ जाएगा, एक्सपोर्ट पैकेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने जनरली हर चीज़ पे एमआरपी को लिखा देखा होगा, लेकिन एग्जेम्प्टेड कुछ चीज़ों को छूट दे रखी है कि आप भले ही उस पर एमआरपी मत लिखिए, तो ये आपको बताना है। बताओ। अरे सिंपल है, एक्सपोर्ट पैकेजेस इन पे आप नहीं लिख सकते हो। एक्सपोर्ट होने वाले जो पैकेजेस हैं उन पे इंडियन कंज्यूमर्स के लिए नहीं होता है, एमआरपी डिक्लेरेशन के लिए छूट होती है ना। उस पर वो वहाँ पे जो सेल करेगा वो लोग उस पर कर सकते हैं, ठीक है। इस पर इम्पोर्टिंग कंट्री रूल्स फॉलो इसमें करने होते हैं, ठीक है। इतना आप याद रख लेना। बाकी तो सारी चीज़ों पे एमआरपी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं सब पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स बाइलिंगुअल लेबलिंग इंग्लिश प्लस हिंदी इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से किस पर द्विभाषी लेबलिंग होना आवश्यक है? पैकेज फूड प्रोडक्ट्स, इंपोर्टेड फूड्स ओनली, बेवरेज ओनली, या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स ओनली? अगेन शानदार सवाल है, बताओ। सिंपल है, पैकेज जो फूड होंगे उन पे एफएसएसएआई ने बेटा ये रूल बना दिया है कि हर जो भी पैकेज फूड होंगे उन पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा होना चाहिए, ताकि कंज्यूमर समझ सके। आप जानते हो मेरे भाई, हम सब लोग तो, सारे लोग तो इंग्लिश नहीं जानते हैं, सारे लोग हिंदी भी नहीं जानते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी में लिखा, लेकिन हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हिंदी में तो लिखा होना चाहिए, साथ में इंग्लिश में भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आसान सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। द इको मार्क, ये एक स्कीम है इन इंडिया, रिलेट्स टू, किससे रिलेटेड है इको मार्क ये योजना? ऑर्गेनिक लेबलिंग, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, रिसाइकलेबल पेपर जो यूज होते हैं उनके लिए, या फिर न्यूट्रिशनल सर्टिफिकेशन किसके लिए? बताइए। ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इको फ्रेंडली पैकेजिंग। लॉन्च हुआ ये 1991 में, बस इतना सा याद रख लो। लेकिन किसके द्वारा हुआ? तो CPCB, ठीक है। CPCB का मतलब होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इसको याद रख लें। एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना है, ये उसको इको मार्क देना, ये इनके लिए काम होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे रिसाइकेबल बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग वगैरह बनाना, कागज़ की बना देना, ठीक है, जिनको आसानी से आप डाल देंगे तो वो ख़राब ना हो, एनवायरनमेंट को ख़राब ना करे, ठीक है। इतना आप याद रखना। चलिए बाकी क्वेश्चन नंबर 36। विच इंडियन रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट्स द यूज ऑफ कलर्स एंड फ्लेवर्स इन पैकेज फूड्स? भारत में पैकेज फूड्स में रंग और फ्लेवर के उपयोग को कौन सा नियम सीमित करता है? BIS स्टैंडर्ड्स, FSSAI रेगुलेशंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट? बताइए। तो अच्छा सवाल है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, FSSAI रेगुलेशंस। FSSAI क्लियर करता है कि कौन से फूड कलर और फ्लेवर्स अलाउड हैं, तो इनको लिमिट करना इनका काम होता है। एग्जाम्पल के लिए आपसे और डिफिकल्ट अगर सवाल पूछेगा तो पूछेगा आपसे कि FSSAI के द्वारा कितने सिंथेटिक कलर्स अलाउड हैं, तो संख्या अगर सीधा सिंपल आपसे पूछ ले मेरे भाई, तो लिख देना 8 सिंथेटिक कलर अलाउड किए हैं FSSAI ने, ठीक है। इतना याद रखना मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। पेनल्टी फॉर फॉल्स वेट डिक्लेरेशन अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में इंक्लूड्स, कानूनी माप विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत गलत वजन घोषणा पर दंड में क्या शामिल हो सकता है? केवल जुर्माना, कारावास, केवल चेतावनी, ठीक है। सिंपल सी बात है, फाइन और इम्प्रिजमेंट दोनों हो सकते हैं। लीगल मेट्रोलॉजिकल एक्ट यही है जिसमें अगर आपने गलत लिख दिया कि आपने उसको 100 रुपीज़ दिए और उसमें 200 ग्राम आपको मिलना चाहिए, और उसने लिख दिया है कि नहीं भाई 100 में ना अब आपको 250 ग्राम मिलेगा, आपने निकाल के घर पे आके चेक किया तो 200 ग्राम निकला, तो उसको फाइन और जेल दोनों हो सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में आपको बस जाना है, ठीक है ना। अब आप पूछोगे सर कितना जुर्माना, कितना कारावास, तो ये फिक्स नहीं है। ये फाइन का अमाउंट, जेल टर्म्स, ये डिपेंड करता है कि सिवियरिटी कैसी थी केस की, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 38। फूड पैकेजेस मेंट फॉर एक्सपोर्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, निर्यात के लिए बने खाद्य पैकेजेस किससे मुक्त होते हैं? बताओ। सिंपल है, मैं खुद ही बता देता हूँ। FSSAI की लेबलिंग रिक्वायरमेंट से मुक्त होते हैं, है ना। इन पे अलाउ करना जरूरी नहीं होता है।
एक्सपोर्ट जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर इंडियन FSSAI लेबलिंग रूल्स लागू नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, इसलिए कुछ नहीं लिख सकते आप उस पर, इसीलिए आप उस पर MRP वगैरह भी नहीं लिखते हो। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के रूल्स वहाँ पे लागू होते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ इंडिया से आपने कोई सामान US में आपको बेचना है, तो यहाँ से आप FSSAI के जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं होंगे, जो USA में चल रहे हैं वो वहाँ पे फॉलो होंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप वहाँ पे MRP लगाते हो, ठीक है। ठीक है, अच्छा इसमें बाकी के ऑप्शंस देखना जरूरी हो जाता है। जैसे लिखा है BIS सर्टिफिकेशन, क्या ये ज़रूरी है? याद रखना, कुछ केसेस में तो यस, कुछ केसेस में तो मेरे भाई यस और कुछ में नो होता है, ठीक है। और इसके अलावा कंज्यूमर रूल्स की बात कर रहा है, ये तो इरेलीवेंट है, कोई मतलब ही नहीं है। नेट वेट डिक्लेरेशन ये भी ज़रूरी है मेरे भाई। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसकी डिमांड करती हैं, ये आपको करके भेजना रहता है। तो ऑप्शन डी ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि नेट वेट ये तो आपको यहाँ से भेजना ही पड़ेगा लिख के उस पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 पे चलता है। विच इंडियन रूल एंश्योर्स डिक्लेरेशन ऑफ एलर्जेंस ऑन फूड लेवल्स, भारत में कौन सा नियम खाद्य लेवल पर एलर्जेन घोषणा सुनिश्चित करता है? तो बताओ, आंसर हो जाएगा FSS पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011, ठीक है। एलर्जेंस क्या होते हैं? जैसे मान के चलो मिल्क हो गया आपका, एग हो गया, सोया हो गए, पीनट्स हो गए, है ना, और ग्लूटेंस हो गए, फिश हो गया, ट्री या फिर जो प्लांट जो सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, वो ये डिक्लेयर करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। ये कंज्यूमर्स की सेफ्टी के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। और ये सारी चीज़ें बाकी ये PFA रूल्स है ना 1950, ये तो आउटडेटेड हो गया, वैसे भी होना नहीं चाहिए था इसको यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 40 जो लास्ट है। इन इंडिया ऑर्गेनिक पैकेज फूड लेबलिंग इज रेगुलेटेड अंडर, भारत में ऑर्गेनिक पैकेज्ड खाद्य की लेबलिंग किसके अंतर्गत नियंत्रित की जाती है? बताओ, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई APEDA, ठीक है। इसके द्वारा ये APDA NPOP स्टैंडर्ड्स, इसके अकॉर्डिंग इसको जो है नियंत्रित किया जाता है। समझो, ऑर्गेनिक फूड जो सर्टिफिकेशन है ना इंडिया में, वो NPOP क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसके तहत होता है। और APDEA क्या है? ए से एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको रेगुलेट करने वाली एक एजेंसी है, ठीक है। NPOP को इतना आप याद रखेंगे। तो FSSAI भी याद रख लेना, NPOP सर्टिफिकेट लोगों को मान्यता देता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अब हम 1000 लोगों का एक परिवार हो चुके हैं रेगिस्तान में। ये यहाँ पे आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ तो ये तो आंसर की होगी मेरे भाई, जब प्रैक्टिस करोगे उसमें काम आएगी। बाकी देखो यहाँ से आपको 40 क्वेश्चंस और दे रखे हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी आसान प्रकृति की हैं, यही वाले टॉपिक की हैं, ये आपके लिए अलग से हैं, इनको आप कर लेना। और इसके आंसर्स नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि सर ये सवाल समझ नहीं आया, तो आप मुझे बता देना क्वेश्चन नंबर के साथ, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। और ऐसा लगेगा तो उसके लिए वीडियो बना देंगे। चलो तो अब देखो क्या हो गया हमारा, अब टॉपिक 4 के बस MCQs बचे हैं हमारे, और टॉपिक 5 के MCQs बचे हैं। एक दिन में ही, कल में ही इन दोनों को ख़त्म कर देंगे, और फिर परसों से हम लोग जो है यूनिट 5 शुरू करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो थैंक यू।